कंडीशनल स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे आज, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे काफ़ी नीडफुल हो जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कंडीशन, यानी कि नाम ही बता रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि विदाउट कंडीशनल कोई स्टेटमेंट जब नहीं होगा तो हमारा वो कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। हर कंडीशन पे एक ना एक कंडीशन ट्रीट ज़रूर की जा रही होगी। अब कंडीशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो डबल इक्वल टू लगा दिया तो हमारा क्या है, ये चेक करेगा इक्वलिटी के दो वेरिएबल्स हैं क्या, दोनों की वैल्यूज इक्वल है या नहीं है, तो एक हमने कंडीशंस दी। तो इस तरह की जितनी भी आप कंडीशंस दे सकते हो वो सारी कंडीशन कंडीशनल स्टेटमेंट में कंसीडर की जाती है। और हर कंडीशन पे अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो एक ना एक कंडीशन होगी ही होगी जिसको ट्रू और फॉल्स के बेस पे एक्सिक्यूट की जा रही होगी। उसके बेस में हम जो अगर ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसके बेस पे पर्टिकुलर डिसीजन लिए जा रहे होंगे। तो इसी वजह से इसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं दोनों में से एक, या तो ट्रू हुआ सिलेक्शन या फिर फॉल्स हुआ, तो जो एक सिलेक्शन हुआ कंडीशन के बेस पे वो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहलाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो ये काफी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आपको कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेने की कैपेसिटी प्रोवाइड कर देता है। और जैसे ही हम डिसीजन ले रहे होते हैं कंडीशन के बेस पे तो हमारा प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा इम्प्रूव कर जाती है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इम्प्रूव कर जाती है। जो हम पहले काफी ट्रिकी काम कर रहे होते हैं, अब हम कंडीशन के बेस पे छोटे छोटे कोड लिखते हैं और फटाफट वो एक्सक्यूशन में आ रहे होते हैं। अब कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन तरह की कंडीशंस मेंशन की गई है। इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच केस है ना। तो यहाँ पे तीन तरह की अभी हम लोग पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इसी में एक और होती है, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं बाद में आपको एक और कंडीशन बता दूंगा, इफ एल्स लेडर। इफ एल्स और लेडर एक और कंडीशन होती है, ये इफ एल्स लेडर, जिसकी कम ऑलवेज जो कंपेयर कराया जा रहा होता है स्विच केस से, और स्विच केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इफ एल्स लेडर की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर लोग इफ एल्स लेटर को स्किप करके स्विच केस को एक्युपाई कर लेते हैं, यानी कि यूज कर रहे होते हैं। आ, इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इफ, कंडीशन और स्टेटमेंट, जहां तक याद है तो हम लोगों ने प्रीवियस वाले में भी हमने डायरेक्टली समझाया था इफ में कि इफ कोई कंडीशन आएगी उसके एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे बेसिक स्टेटमेंट देखें तो हमारा एक इफ आ जाएगा, यानी कि ये कीवर्ड है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास कंडीशन, तो ये रिजर्व कीवर्ड होने की वजह से एक चीज और याद रखिएगा, रिजर्व कीवर्ड है तो फिर हम इनका यूज नहीं कर पाएंगे। और कितने रिजर्व कीवर्ड है, 32 कीवर्ड रिजर्व है हमारे सी में, जो काफी पहले से चले आ रहे हैं। इसके बाद कंडीशन आ जाती है हमारी पास। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्सिक्यूट कर रहेगा। अगर फॉल्स हुई तो इसके बाद का यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट होगा वो एक्सिक्यूट करेगा। ये भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और होता है कि कर्ली ब्रैकेट अगर बॉडी ब्लॉक है, यानी कि जो भी बॉडी ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट होंगे ट्रू कंडीशन में वो एक्सिक्यूट करेंगे, अदरवाइज जो बॉडी ब्लॉक के बाहर के होंगे, अगर फॉल्स हुई तो जितने भी बॉडी ब्लॉक के बाहर के होंगे वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर रहे होंगे। क्लियर है इतना? चलिए, इसी चीज की कंडीशन जो भी हमने देखी थी, तो हमारे पास जो कंडीशन लिख के आई थी, अगर हम इसको लॉजिकल डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन आते ही ट्रू हो गई तो फिर स्टेटमेंट पर्टिकुलर हमारा एक्सिक्यूट कर जाएगा। और इसी के साथ अगर फॉल्स हुई तो हमारे पास अदरवाइज सीधे स्किप करके स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर रहा होगा। जो भी इसके बाद के बाहर के स्टेटमेंट्स होंगे वो एक्सिक्यूशन में आ रहे होंगे। तो ये ऑलवेज ध्यान रखना है, सिंपल इफ के केस में इतना मेंशन होता है। जब भी हम इफ की बात करेंगे, जब भी हम इफ की बात करेंगे या फिर हम कंडीशन की बात करेंगे, तो ज्यादातर ये रिलेशनल ऑपरेटर सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं कंडीशन के बेस पे। पहला क्या है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ऑलवेज हमारे कंडीशन पे बेस होंगे। और इनके राइट और लेफ्ट, इनके राइट और लेफ्ट वो
वेरिएबल्स ज्यादातर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिनको हम कंपेयर करा रहे होते हैं, या तो वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज होती हैं, कुछ इस तरह के जरूर हमारे कंटेंट होते हैं जो कंपेयर कराए जा रहे होंगे। एक चीज इसमें और ज्यादा एम्फेसाइज करने वाली है, क्योंकि कई बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए लास्ट वाला स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे डबल इक्वल टू अप्लाई किया गया है तो इसका मतलब है इक्वल टू, और अदर हमारे पास यहाँ पे है खाली सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यानी कि आप वैल्यूज असाइन कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस है, अगर आप वैल्यूज असाइन कर रहे हो तो इसका मतलब आप कोई वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे होगे। ठीक है। अब क्योंकि इफ की बात की जा रही हो तो बिना कर्ली ब्रैकेट के और सिंगल लाइन के हम आगे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के बिना अगर हम आगे बता जाएंगे तो फिर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, जैसे अभी मैंने आपको कर्ली ब्रैकेट के बारे में बताया था। तो ध्यान रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब वो बॉडी ब्लॉक क्रिएट करता है जो आप कहते हो इस पर्टिकुलर इफ की ये बॉडी है, इस पर्टिकुलर इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उनका ये पर्टिकुलर स्कोप है। तो वो स्कोप बताने के लिए और उसकी बॉडी डिफाइन करने के लिए आपको इस कर्ली ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है। हर कंडीशन पे एक ओपनिंग और एक क्लोज कर्ली ब्रैकेट होता ही होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपने ओपनिंग लगाया है तो फिर क्लोजिंग स्टेट में आपको ब्रैकेट लगाना है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एरर्स दिखाई दे रही होगी। इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये भी इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन टू डिफाइन क्लियर स्कोप। आप स्कोप डिफाइन कर दो, यानी कि जितना भी कंटेंट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, जैसे कि मैंने भी आपसे क्या बोला था, हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो इस इफ कंडीशन में। तो इफ कंडीशन में मैंने क्या बोला था, ये सिंगल स्टेटमेंट आपका क्या है, बॉडी है। अगर यहीं पे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और यहाँ के बाद ढेर सारी लाइनों के बाद यहाँ कहीं कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते और इसके बीच में एन नंबर स्टेटमेंट आते, तो वो उसकी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर स्टेटमेंट कंसीडर किए जा रहे होते। सेम वही चीज जो कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करता है, सेम वही प्रोटोकॉल्स हमारे सिंगल लाइन पे भी होते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, हेडिंग में भी मेंशन कर दिया जा रहा है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। अगर इफ, फॉर, वाइल, डू वाइल, कोई भी आपका कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स है, यानी कि कंडीशन बेस्ड लूप्स है या कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, इनके बाद इनके जस्ट बिलो आपने एक लाइन का स्टेटमेंट मेंशन किया है और उसके पहले और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट अप्लाई नहीं किया है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट हो जाता है हमारे नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, और इसका स्कोप केवल एक लाइन तक रहता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, तो वहां पे सिंगल स्टेटमेंट मेंशन किया गया था इफ के बाद। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इफ के बाद केवल एक स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ है तो वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट ट्रीट कराया जाएगा। अगर उसके जस्ट बाद यानी कि थर्ड लाइन एक और कोई मेंशन की गई है तो वो आउटसाइड द स्कोप कंसीडर की जा रही होगी। यानी कि इफ है या फॉर है या डू वाइल है, उनकी अगर तीसरी लाइन है और कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज नहीं दिए गए थे तो थर्ड लाइन वो एक्स्ट्रा ट्रीट की जाएगी, यानी कि स्कोप के बाहर ट्रीट की जाएगी, और जब भी कंडीशन टर्मिनेट होगी तो वो थर्ड लाइन पे जम करके मूव कर जाएगा। इसीलिए ज्यादातर हम भी कहते हैं और हर जगह आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा कि आप कर्ली ब्रैकेट चाहे सिंगल लाइन हो चाहे डबल लाइन हो, कर्ली ब्रैकेट से प्रैक्टिस डालिए, ताकि ये जब भी आपको फ्यूचर में एक्सटेंड करना होगा स्टेटमेंट्स को तो आप इजीली एक्सटेंड कर पाओगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज की हेडक नहीं लेना पड़ेगा उस समय, तो वो काफी इजी हो जाता है और हैबिट में हमारे पड़ जाने से काफी हमें एडवांटेजेस मिल जाते हैं उसके। अब यहाँ पे उस इफ को फिर से डिफाइन किया था, इफ मैक्स वन कुछ और नहीं, एक वेरिएबल है, मैक्स वन इज ग्रेटर देन मैक्स। अब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट क्यों डिफाइन की, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से कर्ली ब्रैकेट नहीं अप्लाई किया गया है। कर्ली ब्रैकेट ना अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये वाली आर ई एम इज इक्वल टू मैक्स वन माइनस मैक्स एक सिंगल स्टेटमेंट है जो इस पर्टिकुलर इफ की बॉडी ट्रीट कराया जाएगा, और ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये इसकी बॉडी में नहीं आएगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट अप्लाई नहीं किए गए हैं। तो चाहे ये कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो,
ट्रू होगी तो ये वाली लाइन एक्सिक्यूट करेगी, फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन एक्सिक्यूट करेगी। और ट्रू और फॉल्स के दोनों के बाद भी, क्योंकि इसके बाद का जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ ही है, तो दोनों ही केस में प्रिंटफ एक्सिक्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि सी में टॉप टू बॉटम एक्सिक्यूशन चलता है। तो ऑटोमेटिकली प्रिंटफ हर कंडीशन पे प्रिंट करेगा ही करेगा इस मैक्स की वैल्यू को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ट्रू है या फिर फॉल्स। हाँ, बस ट्रू फॉल्स क्या है, अगर ट्रू है तो इस वाली स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट किया जा रहा होगा, अदरवाइज सीधे प्रिंटफ पे आके एक्सिक्यूशन परफॉर्म कर देगा। क्लियर है इतना? देखो लास्ट वाला, सबसे पहला आप लास्ट वाला भी एक बार देख सकते हो। प्रिंटफ इज एक्सिक्यूटेड नेक्स्ट बिकॉज इट इज द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, क्योंकि इफ ब्लॉक की बॉडी के ये बाहर है, इसलिए वो रन करेगा ही करेगा, उसको आपको प्रिंट करना ही करना है। चलो फिर हम लोग जो एग्जाम्पल अभी हमने लोगों ने जो चीज थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आपको 50% से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या एक्स और वाई, एक्स में 20 है, वाई में कितना है 22, और अगर एक्स इज लेस देन वाई, ट्रू कंडीशन हुई, एक्स वाई से छोटा हुआ, तो इंटरनल जाके इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा जो यहाँ पे प्रिंट करा दिया है ना। और अगर वाई, इसमें हम ये दे दें, अब हमने ग्रेटर कर दिया एक्स की वैल्यू को, दोबारा से रन कराएंगे तो वो स्किप कर जाएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ना आउटपुट आने के केस में हम ये काम करते हैं, एक और लाइन प्रिंट करा दें, x इज ग्रेटर देन y। तो अब हमारा अगर ट्रू हुआ तो ये आएगा, अगर फॉल्स हुआ तो इस बॉडी के बाद ऑटोमेटिकली जंप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो देखते कौन सा होगा। ये देखो, वेरिएबल x इज ग्रेटर देन y, तो जो भी आप मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर रहे होंगे। सेम स्टेटमेंट को मैं आपको विदाउट इस बॉडी के भी मेंशन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो मेंशन लिखा था इसमें और वो अभी जो मैंने प्रोग्राम रन कराया उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, सिंगल लाइन स्टेटमेंट रीड कराया जा रहा है यहाँ पे ये, और ये भी हमारा एज ए इफ कंडीशन के का स्टेटमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। कंडीशन एक्स और वाई में आ जाएगी, ये वही रिलेशन ऑपरेटर है जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, यानी कि जितने भी रिलेशन ऑपरेटर है मैक्सिमम मैंने वही कहा था, सबसे ज्यादा वही यूज होते हैं हमारी कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे इफ कीवर्ड था एज इट इज लिखा जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको वो कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी जो आप बनाना चाहते हो या फिर आपसे जो कही जा रही है, उसके बेस पे आप डिसीजन लोगे और आउटपुट प्रिंट कराओगे। तो दोबारा से अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फिर से सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब इसको वापस अगर हम 20 कर देंगे तो हमारे क्या प्रिंट करेगा, दोनों लाइनें, क्योंकि ये तो हमारा प्रिंट करेगा ही करेगा, और ये वाला स्टेटमेंट बॉडी ब्लॉक के बाहर होने की वजह से प्रिंट करेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम में रन कर रहा है। ये देखिए, आप देखो यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज इनपुट ली जा रही है, एक एक्स में वैल्यू इनपुट ली जा रही है, एक वाई के अंदर इनपुट है। ये दोनों ही वैल्यूज किससे इनपुट ली जा रही है, यूजर से इनपुट हम लोग ले रहे हैं। यूजर दो वैल्यूज इनपुट करेगा, हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू छोटी होगी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। इसके बाद क्या किया जा रहा है, चेक कर रहे हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर दो। अदरवाइज क्या x इज लेस देन, नेक्स्ट कंडीशन है, फिर से इफ कंडीशन दी है, क्या इफ इज लेस देन सॉरी x इज लेस देन y, तो फिर ये वाली कंडीशन एक्सिक्यूट कर दो कि लेस देन है। अगर x इक्वल है तो फिर इक्वल वाली प्रिंट कर दो, यानी कि तीनों में से कोई एक ही कंडीशन होगी, या तो x y से बड़ा होगा, या x y से छोटा होगा, या फिर x और y की वैल्यू दोनों इक्वल प्रोवाइड कर दी गई होंगी। और इसके बाद अगर इनमें से कोई भी नहीं होगी तब भी हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आएगी। वैसे इसमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ट्रू जरूर होगी, है ना, क्योंकि तीनों हमने कंडीशंस चेक कर ली और लास्ट में ये तो प्रिंट करना ही करना है। तो हम सबसे पहले रन कराएंगे, फिर इनपुट्स देंगे वैल्यूज, यानी कि माई चांस हमने दे दी 5 एंटर, फिर 4 एंटर, तो x इज ग्रेटर देन y आ गया और एंड ऑफ द प्रोग्राम मेंशन होके चला आया। ठीक,
अगर दोबारा से इसको रन कराओगे और फिर से रिवर्स ऑर्डर में प्रोवाइड करोगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले देनी है तो मैंने एक्स की वैल्यू पहले प्रोवाइड कर दी, वाई की वैल्यू बाद में दे दी, तो उसने क्या कह दिया, एक्स इज लेस देन वाई। सेम कंडीशन, जो कंडीशन ट्रू होगी वही एक्सिक्यूट होगी और अदरवाइज स्किप कर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ये पहली वाली ट्रू थी तो पहले एक्सिक्यूट करते, सेकेंड टाइम में ये वाली कंडीशन ट्रू थी, ये वाली ट्रू नहीं थी, जैसे ही फॉल्स हुआ तो यहां से जंप करके आ गया यहाँ पे। इस बार हम इस वाली को ट्रू करेंगे, तो इस वाली को ट्रू करने के मतलब है कि दोनों की वैल्यूज हमें सेम प्रोवाइड करनी है, दोनों की वैल्यूज हमें सेम प्रोवाइड करनी है तो इक्वल आएगा। ये देखो इक्वल, दोनों ही ट्रू नहीं हुई तो यहाँ से इससे जंप किया इसमें आया, इससे जंप किया इस पे आया, ये ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई उसने इस वाले स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर दिया। अब हमने अभी एक स्टेटमेंट देखा था इफ, यानी कि इफ के अंदर हम डायरेक्टली वैल्यूज दे रहे थे और कंडीशन को टेस्ट करा रहे थे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको भी मैं दोबारा से अपलोड करूं ताकि आपको ज्यादा मजा आए देखने में। इसको बोलते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक, इसमें इफ के साथ एक एल्स और जुड़ा होता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यू को हम मेंटेन कर रहे होते हैं। इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, इफ कंडीशन उसके बाद स्टेटमेंट, उसी के जैसे इफ होता है वैसे ही एल्स भी हमारे पास कीवर्ड है, ये भी रिजर्व रहता है सेम, उसके बाद इसकी भी बॉडी आएगी और इसका भी स्टेटमेंट मेंशन कर दिया जा रहा होगा। दोनों के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। अगर इफ की कंडीशंस ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, और फॉल्स हुआ तो एल्स में आके ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट कर जाएगा, फॉल्स हुआ तो ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट कर जाएगा। इतना ही मेंशन किया जा रहा होगा। और इन दोनों के बाद जैसे ट्रू और फॉल्स वाइंड अप हो जाएगा तो इसके बाद के यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मेंशन किए जा रहे होंगे वो एक्सिक्यूट कर रहे होंगे। हाँ, ध्यान में एक चीज और यह रखनी, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यानी कि दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगी, दोनों ही कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, यानी कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इफ भी चल जाए और एल्स भी चल जाए, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं रन करेंगी, ये हमें ऑलवेज रिमेम्बर रखना है। इसकी लॉजिक आए तो जो हमने पहले लॉजिक देखी थी वो इतनी लॉजिक थी कि इफ कंडीशन आई ट्रू ही स्टेटमेंट आया और एक्सिक्यूट कर जाएगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो अदर वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा और फिर हमारे आउटर में जहां से हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करने हैं यहाँ पे, वहां पे हमारा दोबारा से कर्सर मूव करने लगेगा, यानी कि स्टेटमेंट एक्सिक्यूशन नेक्स्ट मूव कर जाएगा। चलिए, छोटा सा प्रोग्राम है, इस नेस्टेड इफ को भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इफ को भी देखेंगे और इफ के साथ साथ हम इसमें छोटा सा और प्रोग्राम को है जो इसको हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आप क्लियर करो, यहाँ से हमारी मेन की बॉडी स्टार्ट हो गई। जैसे ही हमारे पास ये इफ आया है तो इफ के अंदर की बॉडी एक्सिक्यूट कर रही, तो मैंने वहां पे भी मेंशन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो ये इफ की बॉडी मेंशन हो गई, कहाँ तक इफ की बॉडी एग्जिस्ट करती है वो दिखाई जा रही है। ये आ गई इफ की बॉडी। मेन को क्लोज कर दो आप, और रिटर्न स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वॉइड लिखा है तो रिटर्न की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा डायरेक्टली मेन क्लोज होने से काम चल जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। स्कैनफ चलाया है तो मेरे ख्याल से इतना याद हो गया होगा, दोनों में इनपुट लिया गया है, इंटीजर टाइप का इनपुट है क्योंकि परसेंटाइल डी मेंशन किया गया है। ये परसेंटाइल डी स्पेसिफायर है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि आप इनपुट इंटीजर टाइप का ले रहे हो। अब इसके बाद हमारे पास इफ और एल्स स्टेटमेंट है, हमसे कहा जा रहा है आप चेक कर लो क्या हमारा दोनों वेरिएबल्स इक्वलेंट हैं या फिर नहीं है, क्या ग्रेटर है और कौन सा ग्रेटर है। तो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेर 1 नॉट इक्वल टू वेर 2, क्या हमारा वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के इक्वलेंट नहीं है। अगर नहीं है और ये ट्रू हुआ तो फिर किसमें जाएगा, इंटरनल इफ के अंदर। ये नेस्टेड इफ भी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये नेस्टेड भी इफ भी कहलाता है। अब इसमें हमने मेंशन कर दिया वेर इज नॉट इक्वल टू वेर 2। इसके अंदर फिर से स्पेशली आपकी अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो उतनी का है, वेर 1 इज ग्रेटर देन वेर 2, क्या वेर 1 ग्रेटर है, बड़ा है वेर 2 से, तो अगर बड़ा है तो फिर ग्रेटर की एक्सप्लेन कर दो। एल्स में आएगा लेस देन, अगर ग्रेटर नहीं होगा
तो हो सकता है कि वो लेस देन हो। अब यहाँ पे क्या एक कंडीशन कौन सी छूटी कि हो सकता है इक्वल हो। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, वेर वन नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन, तो यहाँ पे नॉट इक्वल से हटके कहाँ पे आ जाओगे, जम करा के आ जाओगे इसमें, यानी कि इक्वल होगा। जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी तो हम क्या कह देंगे, बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला इफ स्टार्ट हुआ था और ये वाले इफ ने यहाँ पे वाइंड अप किया, इतने सारे इसके एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो बॉडी की तरह से ट्रीट किए जा रहे होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसके अंदर एक और इफ भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है, कर्ली ब्रैकेट ये क्लोज किया है, ये ढेर सारे स्टेटमेंट इस इफ के स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि इसके बाहर ट्रीट नहीं किए जा रहे होंगे। जैसे ही इफ ने इस कंडीशन को फॉल्स किया तो वो जम करके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी कि एल्स पार्ट को एक्सिक्यूट कर देगा। एक्सिक्यूट करने की वजह से एल्स पार्ट हमारा रन कर जाएगा। अब हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दे देते हैं, एक की 3 दे दी, एक की हमने 4 दे दी। थोड़ा आउटपुट स्क्रीन को हम लार्ज कर दें। 3 दी थी और 4 दी थी, दोनों की वैल्यूज आ गई। जैसे ही वैल्यूज आ गई तो उसको मेंशन कर दिया जो भी कंटेंट डिफाइन था, और लास्ट में इसके बाहर दो वैल्यूज आई देखो, क्योंकि हमारे पास पहला कौन सा एक्सिक्यूट हुई है, नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू है तो उसके बाद हमारा नॉट इक्वल टू के बाद वेर वन इज ग्रेटर देन। तो जो भी आप इसमें स्टेटमेंट दोगे, हमें एक चीज और फायदा होता है, हमें इंटरनल से फिर ज्यादा हेडेक नहीं होती। आपको सोचना नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर दो, अपने वेरिएबल्स पे वर्क कर दो। आपका मेन काम सारा इस कंडीशन पे है। सारा खेल आपको ध्यान रखना है, कंडीशन को बहुत ध्यान से क्रिएट करना है, और कंडीशन आपकी सही क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रन कर जाएगा, कहीं पे इशू वेट नहीं करेगा, इशू नहीं करेगा। इतना क्लियर हो तो आप लोग अपने आप एक और काम करना, बाद में जब टाइम मिले तो वेरिएबल ए बी और सी लेना और तीनों को कंपेयर करा के आप डिफाइन कीजिएगा, तीनों के अंदर वैल्यूज लीजिएगा और ये चेक कीजिएगा तीनों में ग्रेटर कौन है, केवल ग्रेटर चयन करना, तीनों में ग्रेटर कौन था। ए बी सी लिया है वेरिएबल्स, जैसे इनपुट आप वेर वन में ले रहे हैं, वेर टू में ले रहे हैं, तो आप वेरिएबल ए बी सी ले लेना, तीनों में वैल्यूज ले लेना, तीनों को चेक कर लेना तीनों में ग्रेटर एग्जिस्ट करता कौन, कौन सा बड़ा है सबसे ज्यादा। वो भी आपका सेम, एक चीज और आंसर ही बता दें, आपका सेम इतना ही प्रोग्राम रन करेगा, इसी के अंडर वैल्यूज आपको प्रोवाइड करनी है और ऑटोमेटिकली आपका आंसर भी उसमें प्रोवाइड हो जाएगा। करके आप लोग देख लेना, ठीक है। वापस हम यहीं पे आ रहे इसी प्रोग्राम पे। इतना क्लियर हो गया होगा। एक और ये छोटा सा प्रोग्राम है आपके लिए, यानी कि अगर आप वो कर लोगे तो आप फिर इस पे भी अप्लाई करके देखना। वेट कर ले 2 सेकंड, यानी कि कुछ पूछना है, सोचना है, नहीं तो हम स्विच केस को पढ़ा दें आगे। एक बार जो अगर आप कॉपी पेन लिए हो या फिर अपने पास किसी तरह से नोट कर रहे हो तो उसको एक बार देखो, और हम 1 मिनट के अंदर आप हमें बताओ कि आगे बताना है या अभी आपको कुछ क्वेरीज पूछनी है। अगर हम स्लाइड पे छोड़ेंगे तो हम इस वाली स्लाइड पे छोड़ देते हैं, यानी कि प्रोग्राम पे। आप प्रोग्राम की हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा लार्ज कर दें और ये वाला आपका लगभग लगभग पूरा प्रोग्राम दिख रहा है।